अपने ज़माने के मशहूर एक्टर धीरज कुमार की 15 जुलाई को निमोनिया से मौत हो गई। हिंदुस्तान में निमोनिया एक बड़ी समस्या है। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए क्यों हो जाता है निमोनिया और इससे कैसे बचें। क्या ऐसा भी होता है कि किसी महिला को 9वें महीने तक पता ही ना चले कि वो प्रेग्नेंट है? इस बात का जवाब जानेंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। बच्चों को टिफिन में क्या नहीं देना चाहिए और क्या देना चाहिए, ये जानेंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अपने ज़माने के जाने माने एक्टर और प्रोड्यूसर धीरज कुमार 15 जुलाई यानी मंगलवार को उनकी मौत हो गई। वो 79 साल के थे और निमोनिया से जूझ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरज कुमार को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। इलाज हुआ मगर धीरज कुमार को बचाया नहीं जा सका। निमोनिया फेफड़ों का एक इन्फेक्शन है। भारत में इसके मामले बहुत ही आम हैं। लोगों को लगता है कि निमोनिया सिर्फ बच्चों को होता है, पर ऐसा नहीं है। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, खासकर बुजुर्गों को। इससे जुड़े एक रिसर्च साल 2024 में PLOS ONE नाम के जर्नल में छपी थी। इसके मुताबिक दिसंबर 2018 से मार्च 2020 के बीच निमोनिया के हर 10 में से 4 बुजुर्ग मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। इनमें से करीब 15% मरीजों की अस्पताल में या फिर डिस्चार्ज के 1 महीने के अंदर मौत हो गई। यानी निमोनिया बुजुर्गों के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम निमोनिया पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि निमोनिया क्या है, ये क्यों हो जाता है, इसके लक्षण क्या हैं, निमोनिया का पता करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं और इससे बचाव और इलाज का तरीका क्या है, सुनिए। निमोनिया मतलब लंग्स में इन्फेक्शन जमना। जब भी हमारे एयरवेज में, सांस की नली में कोई इन्फेक्शन हवा के रास्ते लंग्स में जाता है और उस हिस्से में जम जाता है, वहां पर बलगम पैदा कर देता है, उस हिस्से को हम निमोनिया संक्रमित बोलते हैं। नॉर्मली फेफड़ों के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर हवा और ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर वो हवा वाला जो लंग्स वाला पार्ट है उसमें अगर इन्फेक्शन जमकर वहां बलगम इकट्ठा हो जाए, उस हिस्से को हम निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया का कारण है कि लंग्स में इन्फेक्शन जहाँ पे जम जाता है, वो लंग्स में इन्फेक्शन या तो हमारे एयरवेज में सांस के रास्ते से, अगर कोई पेशेंट उस सांस के रास्ते से इन्फेक्टेड हवा को अंदर ले ले। कई बार निमोनिया हमारे लंग्स के अंदर ब्लड से आता है, तो ये बाहर से भी अगर हवा के रास्ते, सांस के रास्ते भी हमारे फेफड़ों में जमा कर सकता है। या कई बार लंग्स में इन्फेक्शन हमारे ब्लड में, ब्लड से कई बार पेशेंट्स को यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, वहां से ब्लड सर्कुलेशन से ब्लड से वो वाला इन्फेक्शन लंग्स में जम जाता है। तो उसके होने के 2 तरीके हैं, या तो बाहर से हो, बाहर से इन्फेक्शन लंग्स में जमेगा, या फिर अंदर से इन्फेक्शन ब्लड से वो लंग्स के अंदर जम जाता है। निमोनिया का पहला लक्षण होता है खांसी। उसके बाद आता है अगर ये बलगम होना, सांस की दिक्कत होना, बलगम में खून आना। कई बार निमोनिया से लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को छाती में दर्द काफी ज्यादा होता है। और अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो ये लंग्स वाला इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलता है। इसको हम सेप्टिसीमिया या सेप्टिक शॉक बोलते हैं। उसमें ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है और ऐसे पेशेंट्स को कई बार वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ जाता है। तो इसके लक्षण बहुत ही नॉन स्पेसिफिक हैं, बहुत ही माइल्ड भी हो सकते हैं, जैसे बुखार खांसी हुआ, आपने एंटीबायोटिक लिया, उससे वो ठीक हो गया। या कई बार निमोनिया का बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उस कंडीशन में ये जानलेवा भी हो सकता है। उसका सबसे जरूरी टेस्ट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिस पेशेंट्स को बुखार, खांसी, सांस की दिक्कत है, छाती में दर्द होता है, उस पेशेंट्स को अगर हम क्लिनिकल एग्जामिन करें तो हमें फेयर आइडिया लग जाता है कि ये निमोनिया है या नहीं है। बाकी इसका टेस्ट करने का जो दूसरा तरीका होता है वो मोस्ट कॉमन है एक्सरे। एक्सरे में निमोनिया के अलावा निमोनिया से अंदर लंग्स में पानी भरा है नहीं भरा, वो भी पता लग जाता है। कई बार एक्सरे में भी निमोनिया अगर बहुत इनिशियल स्टेज में है, बहुत अर्ली स्टेज में पिक नहीं हो रहा, तो हम सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड का भी सहारा लेते हैं। इसका मेन इलाज है इसके लक्षण को देखना। एंटीबायोटिक्स देना इसका मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसमें अर्ली एंटीबायोटिक है। अब वो एंटीबायोटिक आपको कौन सी देनी है वो डिपेंड करता है कि ये निमोनिया कौन से लेवल पे है।
कई बार निमोनिया इनिशियल लेवल पे होता है तो ओरल एंटीबायोटिक्स जो टैबलेट्स होती है उसी से भी निमोनिया ठीक हो जाता है। कई बार ये निमोनिया बहुत ज्यादा फैला होता है, उस कंडीशन में पेशेंट को एडमिशन की जरूरत, हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ती है और ऐसे पेशेंट्स को हम इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स पे देते हैं। कई बार इसमें निमोनिया में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऐसे में इनको ऑक्सीजन देना और बहुत ज्यादा अगर बीमारी बढ़ जाए तो वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ जाता है। सबसे जरूरी काम निमोनिया में है निमोनिया का बचाव। इससे बचा कैसे जाए? देखिए, कोई भी इन्फेक्शन अगर शरीर में जा रहा है तो शरीर के अंदर की इम्यूनिटी होती है जो उस इन्फेक्शन से लड़ती है। अगर वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे आपको डायबिटीज है जो कि बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग में और डायबिटीज जो अनकंट्रोल्ड होते हैं उसमें निमोनिया होने के चांसेस 5 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे बचाव से सबसे इंपॉर्टेंट बचाव है अपने शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, नियमित रूप से अपना व्यायाम करें, खाना अच्छा रखें, अपना डायबिटीज है उसे कंट्रोल में रखें, अल्कोहल और स्मोकिंग को ना लें। और आजकल जो निमोनिया में वैक्सीनेशन है जो बहुत इफेक्टिव है, ये वैक्सीनेशन बच्चों को भी लगती है और एडल्ट्स को भी लगती है। 50 साल से उम्र वालों को भी वैक्सीनेशन लगती है। कुछ वैक्सीनेशन है जो कि साल में एक बार लगती है और कुछ वैक्सीनेशन जो है जो 5 साल में या फिर जिंदगी में एक बार लगती है। तो ये वैक्सीनेशन डॉक्टर की सलाह से जरूर लें, निमोनिया से बचे रहें। निमोनिया के शुरुआती लक्षण सामान्य फ्लू जैसे होते हैं, इसलिए अक्सर लोग इलाज कराने में देर कर देते हैं और निमोनिया का इन्फेक्शन गंभीर हो जाता है। अगर आपको निमोनिया के लक्षण, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताए, वो महसूस होते हैं तो अपनी जांच ज़रूर करवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। ऑस्ट्रेलिया में शार्लेट समर्स नाम की एक महिला हैं, उम्र 20 साल। जून के महीने में वो हॉस्पिटल गईं अपनी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की दिक्कत लेकर। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो खाने की कई चीज़ों में पाया जाता है, जैसे गेहूं वगैरह में। कई लोगों को ग्लूटेन वाली चीज़ें खाने से पेट में दिक्कत होती है, जैसे इन महिला को थी। खैर, शार्लेट ने डॉक्टर को अपनी परेशानी बताई। उनका वज़न काफ़ी बढ़ गया था। डॉक्टर ने शार्लेट को प्रेगनेंसी टेस्ट कराने को भी कहा। जांच हुई तो मालूम चला कि शार्लेट प्रेग्नेंट है। जानते उनकी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हुआ था? 38 हफ्ते और 4 दिन, यानी लगभग 9 महीने। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि 9 महीनों में उन्हें पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है। मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक शार्लेट को क्रिप्टिक प्रेगनेंसी हुई थी। इसमें महिला को आखिरी वक्त तक पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। शार्लेट अपने वेट गेन की वजह स्ट्रेस या हेल्दी रिलेशनशिप मान रही थी, मगर वजह निकली प्रेगनेंसी। अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। लेकिन यह खबर सुनकर हमारे मन में उठा एक सवाल, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी महिला को अपनी प्रेगनेंसी का पता ही ना चले, वो भी 9वें महीने तक? इस सवाल का जवाब दिया क्लाउड9 हॉस्पिटल फरीदाबाद में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैली शर्मा ने। डॉक्टर शैली बताती हैं कि प्रेगनेंसी का पता ना चलना बहुत ही रेयर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब किसी महिला को प्रेगनेंसी का आभास नहीं होता है तो इसे क्रिप्टिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। क्रिप्टिक यानी छुपी हुई। इसे स्टेल्थ या डिनाइड प्रेगनेंसी भी बोला जाता है। इसमें शुरुआत के काफ़ी महीनों तक प्रेगनेंसी का पता लगाना मुश्किल होता है। कुछ केसेस में तो लेबर पेन होने तक महिला अपनी प्रेगनेंसी से अनजान ही रहती है। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी क्यों होती है, इसकी सटीक वजह अभी तक मालूम नहीं चली है, लेकिन कुछ खास कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, जैसे पीसीओएस यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पीसीओएस की वजह से पीरियड्स टाइम पर नहीं होते हैं, कई बार तो महीनों तक नहीं होते, इसलिए महिलाएं अक्सर इसे पीसीओएस का ही लक्षण मान लेती हैं। प्रेगनेंसी का शक नहीं होता। इसके अलावा अगर किसी महिला ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है तो डिलीवरी के बाद पीरियड्स शुरू होने में कई महीने लग सकते हैं। ये भी आम धारणा है कि जब तक माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसलिए कई कपल्स इस दौरान सेफ सेक्स नहीं करते हैं। अब जो लोग गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं उन्हें लगता है कि इससे वो प्रेगनेंसी से पूरी तरह बचे रहेंगे, लेकिन इन्हें सही से इस्तेमाल करने के बावजूद प्रेग्नेंट होने का थोड़ा रिस्क रहता ही है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बेबी बम्प नहीं निकलता, यानी पेट नहीं निकलता, या जो प्रेगनेंसी में भी वेट गेन नहीं करते। उन्हें ये भ्रम हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये भी हो सकता है कि कोई महिला जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है उसे प्रेगनेंसी के लक्षण ही ना पता हो। ये वाकई बहुत आम है, इसलिए महिला को पता ही नहीं चलता कि वो माँ बनने वाली है। प्रेग्नेंट होने का सबसे अहम लक्षण है पीरियड्स ना आना, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हल्का खून आने लगता है या खून के कुछ धब्बे दिख सकते हैं। कुछ महिलाएं इसे पीरियड्स का खून समझ लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है।
प्रेगनेंसी के 18 से 20 हफ्तों के बीच बच्चे की किक या उसके लुढ़कने की हलचल महसूस होने लगती है। तो क्या क्रिप्टिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता? डॉक्टर शेली कहते हैं कि अगर प्लेसेंटा यूट्रस यानी गर्भाशय के आगे वाली दीवार से जुड़ा है तो बच्चे के मूवमेंट जल्दी या साफ महसूस नहीं होते, जिससे महिला को पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में बनने वाला एक अस्थायी अंग है जो गर्भनाल के जरिए बच्चे को ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी पोषक तत्व पहुंचाता है। ये गर्भाशय यानी यूट्रस की दीवार से जुड़ा हुआ होता है, आमतौर पर गर्भाशय के ऊपरी या फिर किनारे वाले हिस्से से। एक सवाल ये भी है कि क्या क्रिप्टिक प्रेगनेंसी का पता प्रेगनेंसी टेस्ट में नहीं चलता है? तो जवाब है, चलता तो है, बशर्त उसे सही तरीके से किया जाए। अगर आप घर पर गलत तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करके प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जून के महीने में बच्चों की खूब मौज रही। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, घर वाले भी सुकून में थे। सुबह सुबह उठकर बच्चों का टिफ़िन जो पैक नहीं करना पड़ रहा था, रोज़ की माथापच्ची नहीं थी कि आज बच्चे को लंच में क्या दें। लेकिन अब ये मौज ख़त्म हो चुकी है, स्कूल फिर से शुरू हो चुके हैं। आज टिफ़िन में क्या पैक किया जाए, ये फिर से सबसे बड़ा सवाल बन गया है। बच्चों को टिफ़िन में क्या चीज़ें देनी चाहिए और क्या नहीं, ये सवाल हमने पूछा मेट्रो हार्ट एंड कैंसर इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में सीनियर डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता से। डाइटिशियन कौशिकी बताती हैं कि बच्चों को कभी भी लंच में चिप्स के पैकेट, नमकीन, मैगी, बिस्किट और केक नहीं देना चाहिए। कि उन्हें टेस्टी भले ही लगे पर उनकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पैकेट में मिलने वाले चिप्स और नमकीन में बहुत ज़्यादा नमक होता है, इनमें अनहेल्दी फैट भी होता है। इससे बच्चे में मोटापा और पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आगे चलकर उन्हें दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं, उनके दिल पर असर पड़ता है। बिस्किट और केक में बहुत सारा मैदा, रिफाइंड शुगर और अनहेल्दी फैट होता है। इंस्टेंट नूडल्स तो ज़्यादातर मैदे से ही बनी होती हैं और मैदे में ना के बराबर फाइबर होता है, यानी इसे खाने से बच्चे का हाजमा बिगड़ सकता है। रोज़ ऐसी चीज़ें खाने से पेट फूलने, गैस, कब्ज़ और अपच की शिकायत हो सकती है। मैदे में सिर्फ कैलोरीज होती हैं, इसलिए ज़्यादा बिस्किट खाने से बच्चे का वज़न बढ़ सकता है। ज़्यादा वज़न यानी आगे जाकर उन बीमारियों का रिस्क जो मोटापे से होती हैं, जैसे डायबिटीज़, फैटी लिवर और दिल की बीमारियाँ। जल्दी डायबिटीज़ का भी खतरा रहता है। बच्चे के टिफ़िन में अक्सर पेरेंट्स सब्ज़ी पूरी रख देते हैं या ऐसे ही कोई तेल से तली चीज़ दे देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। इन्हें खाने से बच्चे का पेट खराब हो सकता है। तली भुनी चीज़ें खाने से सुस्ती भी महसूस होती है, इससे बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है, उसे बहुत थकान लग सकती है। बच्चों को टिफ़िन में ब्रेड भी खूब दी जाती है, कभी मेयोनीज़ वाले सैंडविच, कभी ब्रेड बटर, कभी ब्रेड जैम। अक्सर ये वाइट ब्रेड होती है जो मैदे से बनी हुई होती है। रोज़ रोज़ मैदे की ब्रेड खाने से इन बच्चों का हाजमा बिगड़ सकता है। मेयोनीज़ में अनहेल्दी फैट, चीनी और प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो बच्चों की सेहत के लिए ख़राब हैं। अगर आपको ब्रेड देनी ही है तो मल्टीग्रेन या होल व्हीट ब्रेड चुनें और उसका सैंडविच बना कर दें और उसमें मेयोनीज़ ना लगाएं। आपको अपने बच्चे के लंच में बासी खाना भी नहीं देना चाहिए। बंद टिफ़िन में इसके ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। इससे या तो आपका बच्चा भूखा रह जाएगा या वो ख़राब खाना खा लेगा। नतीजा पेट और तबीयत दोनों ख़राब। अब आते हैं कि आखिर बच्चों को लंच में दिया क्या जाए। बेस्ट ऑप्शन है रोटी सब्ज़ी। इसके अलावा घर के बने पराठे दीजिए। आप उनका रोल भी बना सकते हैं। पोहा, उपमा और इडली दे सकते हैं। कुछ मीठा देना है तो ताज़े फल रख सकते हैं। घर के बने लड्डू भी दे सकते हैं। बस मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे का लंच हल्का और पौष्टिक हो। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।